के लिए हम इस वजह से गए थे कि हमने मराठा रिजर्वेशन के ताल्लुक से पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो मोर्चे निकाले गए थे उससे भी हमने प्रेरणा ली है। और ये प्रेरणा ली है कि जब सड़क के ऊपर पूरा मराठा समाज उतरा कि मेरे समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उसमें है तो कई सारे शिवसेना के मराठा थे, भाजपा के मराठा थे, कांग्रेस के मराठा थे, एनसीपी के मराठा थे, सभी राजनीतिक दलों के मराठा बोलकर वहां पे उतरे थे। लेकिन जब हम उतरे हैं इस लड़ाई के अंदर तो सिर्फ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उतरी है यहाँ पर। तो कहाँ है वो कांग्रेस के मुसलमान, कहाँ है वो राष्ट्रवादी के मुसलमान? क्या तुमको सिर्फ उनके तलवे चाटने की पड़ी है? तुमको सिर्फ अपने छोटे ओहदे चाहिए? उसमें कौम के लिए तुम कभी भी समाज के लिए आ नहीं सकते। हमने रिटर्न के अंदर उनको पत्र दिए और आजिजी की उनसे, हमने विनती की है उनसे कि आप लोग भी आइए, इसके अंदर शामिल होइएगा करके एक मरतबा। लेकिन किसी ने भी इसका कहीं पर भी कोई प्रतिसाद नहीं दिया कि हम भी आना चाहते हैं एक मुद्दे के ऊपर। तो हमारा ये कहना है कि अगर आगे लड़ाई होगी तो हम बहुत तेजी के साथ इसको आगे लेके जाएंगे और लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ। नसीम खान म्हणाले की आम्ही राजकारणासाठी असं म्हणण्याचा असा हेतू आहे का की मुंबई इलेक्शन समोर आलं आहे, महानगरपालिका मुंबई किंवा औरंगाबाद, तर हे डोळ्यासमोर घेऊन तुम्ही करता का असं तुम्हाला त्यांना म्हणायचं आहे का? आणि दुसरं म्हणजे या क्लिप आम्ही पाहिली ती अतिशय चांगली आहे, पण त्यामध्ये तुम्ही बोलता नाही. आता विद्यमान 2 वर्ष झाली, तुमचे जे आमदार आहेत ते वारंवार काय त्या प्रश्नावर भूमिका घेतात हे मी तुम्हाला विचारायचं. दुसरं म्हणजे तुमचं पुढे आता काय असणार आहे, तुम्ही काय? मी एक स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की माझे आमदार विधानसभामध्ये याच्या बाबतीत काय केलेले आहे हे आपल्याला मला विचारण्याच्या अगोदर आपण यूट्यूबवर गेलं तर सगळं आपल्याला काही मिळेल की कोणत्या दिवशी कोणत्या आमदारांनी हे मुस्लिम रिझर्वेशनच्या बाबतीत काय बोललं. तुम्ही हे पहिलं जे प्रश्न विचारले ते खूप महत्त्वाचं आहे की आरिफ नसीम खानने म्हटलेलं आहे की आम्ही राजनीती करतो, हे जे निवडणूक येत आहे डोळ्यासमोर ठेवून. तर नक्की मी त्या दिवशीही म्हटलं होतं, एका पत्रकाराने जेव्हा विचारलं होतं की आम्ही 200% हे मान्य करतो की आम्ही जे टायमिंग घेतलेली आहे ते खरोखर राजनीतीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची आहे. निवडणूक जवळ आल्यानंतरच आम्हाला हे करायचं होतं. का करायचं होतं आता हे पण समजून घेण्याची आवश्यकता आहे की निवडणूक आल्यावर पुन्हा तो शरद पवार साहेब रोशन गेटमध्ये सभा घेणार, तोच काँग्रेसचे मोठे नेते येऊन ते कटकट गेटमध्ये जाणार, किराडपुरामध्ये जाणार, ते सभा घेणार आणि मुसलमानांना काय सांगणार की आम्ही सेक्युलर पार्टी आहे, तुम्ही आम्हाला नाही दिले तर बीजेपी येईल, मग शिवसेना येईल. म्हणून आम्ही जे टायमिंग निवडलेली आहे हे खरं आहे की आम्ही जाणून बुजून हे टायमिंग केलेली आहे की कारण हे सर्व लोकांना, हे सर्व पुढाऱ्यांना पुन्हा लोकांसमोर जायचं आहे आणि त्यावेळी आम्ही जे अवेअरनेस केलेलं आहे. आता तुम्हाला हे सांगतो की महाराष्ट्राच्या कोणाकोपऱ्यातून जे लोक आले होते, कुणालाही आम्ही गाडी दिली नाही, पेट्रोल भरलं नाही त्यांच्या गाडीमध्ये किंवा त्यांना पैसे दिले नाही. इतक्या संख्येने ते का आले की त्यांनाही हे रिअलायझेशन होऊन राहिलं की हो आम्हाला कशा उल्लू बनवण्याचा हे धंदा हे करत आहे. आमच्या या टायमिंगच्या बाबतीत हे आहे की जेव्हा हे पुढारी पुन्हा येतील तर कमीत कमी ते जो एरियामध्ये जातील किंवा सभा घेतील तर आमचे मुसलमान जे आहे ते त्यांना कमीत कमी प्रश्न विचारतील, साहेब आम्ही तुम्हाला मत देतो, तुम्ही आम्हाला सांगा आमच्या 5% रिझर्वेशनच्या बाबतीत तुम्ही काय केलं, आमची वक्फ जमीन परत करणार काय करते. म्हणून लोकांमध्ये एक अवेअरनेस मागच्या 2 महिन्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही कॉर्नर मीटिंग्स घेतली. इतकं घरे घरे जाऊन छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स घेतली, सभा घेतली. औरंगाबादमध्ये सुद्धा डॉक्टर गफार कादरी साहेब असू द्या, शारीर नक्षबंदी असू द्या, आमचे समीर साजिद असू द्या किंवा आमचे कोणतेही पदाधिकारी असू द्या, त्यांनी इतके सारे मीटिंग्स घेतलेली आहे आणि लोकांमध्ये आता हे एक अवेअरनेस क्रिएट झालेला आहे की हो आम्ही जो मुद्दा घेत आहे. आणि याच्यापेक्षा तुम्हाला काय पाहिजे की तो म्हणतो ना की आम्ही निवडणूक पुढे ठेवून मी घोषणा केलेली आहे आणि मी आपल्याला शब्द देतो की या अधिवेशनमध्ये त्यांनी बिल आणलं मुसलमानांना 5 रिझर्वेशन, त्याच दिवशी माननीय असदुद्दीन अवैसी साहेब घोषणा करतील कि एज एक सेलिब्रेशन के तौर के ऊपर हम कांग्रेस और एनसीपी को बोलेंगे कि तुम लड़ो इलेक्शन, हम नहीं लड़ेंगे. सर एक धोका असा होऊ शकतो म्हणजे जर त्यांनी आरक्षण दिलं तुम्ही निवडणुका नाही लढवल्या तर मुस्लिम समाजाचं राजकीय नुकसान होऊ शकते. नहीं देखिए मुसलमानों का राजनीति कहाँ है साहब? नहीं
देखिए हमारा तो यही कहना है ना, मुसलमानों की राजनीति यही लोगों ने तो खत्म किए है करके। आज कहाँ है, एक मिनट मैं पूछता हूँ इसके आगे, मेरा यही कहना है। हाँ, मुसलमानों की राजनीति क्या है? मुसलमानों की राजनीति सर, हमको मोहल्ले के कॉर्पोरेटर बना दो, जिला परिषद का एक सदस्य बना दो, स्टेज के ऊपर बैठने के लिए का दाढ़ी वाले टोपी वाले को बिठा दो और ये मैसेज दे दो कि साहब देखो ये मुसलमान स्टेज के ऊपर बैठा है करके। उस स्टेज के ऊपर बैठने वाले मुसलमान की हैसियत क्या है करके ये सारे लोग, औरंगाबाद के उदाहरण ले लो आप, तो हमारे तो बस यही रह गया है कि हमको दिखावे के लिए ये कर रहे हैं करके। क्या ये शरद पवार साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि महाराष्ट्र से एक मुसलमान MP चुना कर लेकर आए करके? क्या तुमको सिर्फ वोट चाहिए? वोट डालने के लिए मुसलमान चाहिए? कोई बड़े ओहदे के ऊपर कोई नहीं चाहिए तुम्हारे को। MP तुम बनेंगे, सारे जितने भी अहम पोस्ट है वो तुम उसके ऊपर बैठ जाएंगे करके। नवाब मलिक साहब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, उन्हीं की जबानी है बहुत जल्द। अरे कितने जल्द 2014 का मामला है, आज 2021 आ गया है। तुमने तो सबसे पहले, और उन्होंने अपने उसमें बोला है कि हमारे उसके अंदर था करके, मैनिफेस्टो के अंदर था। ठीक है, मराठा समाज का अगर कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, मुसलमानों का क्या है करके उसके अंदर आप बताइए, देना है नहीं देना है करके उसमें। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि साहब हमको रिजर्वेशन नहीं, आप पश्चिम बंगाल में क्यों लड़ने गए थे? हम आपको बोल रहे साहब हमारी वोट दो, नहीं साहब हम ये दिल्ली में जाके इलेक्शन लड़ने वाले, अरे उसके ऊपर हम अलग चर्चा करने के लिए तैयार है ना। ये मुद्दों के ऊपर आप बात करिए जिन मुद्दों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सर प्रश्न असा आहे की आपण म्हटलं की आपला जे मोर्चा झाला तो मराठा आंदोलनाचं प्रेरणा घेऊन आहे, तर असं मराठा मोर्चे जेव्हा निघले ते कोणत्याही बॅनरखाली नव्हते, कोणत्याही पक्षाचे नव्हते। मराठा मूक मोर्चा या बॅनरखाली सर्व हे आले आणि त्याच्यात सर्व पक्षाचे लोक सामील झाले। तुमच्या पक्षात तुम्ही मजलिस म्हणून गेल्यामुळं बाकीचे लोक येत नसेल तर तुम्ही असं काम नाही करत की कोणत्याही पक्षाचं बॅनर न करता रिझर्वेशनसाठी मूक मोर्चे किंवा मोर्चा काढण्याची आहे, तर ते लोक येतील? नाही, मला आपल्याला हे सांगायचं आहे, कोणाला नाही माहीत असेल तर, की तुम्हाला वाटत असेल की मराठा समाजाने जेव्हा मोर्चा काढला होता तर त्याचं नेतृत्व कोणी नाही होतं, पडद्याच्या मागे कोण कोण होते हे सगळ्यांना माहीत आहे। त्यांना पैसे कोणी पुरवण्यात आले होते, कोणी पुरवले होते हे सगळ्यांना माहीत आहे। हे खरी गोष्ट आहे, म्हणजे आपल्याला ॲज अ पत्रकार नाही माहीत असेल तर मतलब हे आश्चर्य आहे। पण त्या मोर्चाला फंडिंग कोणी केली होती आणि त्याच्या मागे कोणकोणते पुढारी होते ते सगळ्यांना माहीत आहे। आता आम्ही जेव्हा मुंबईमध्ये निघालो रॅली घेऊन, आम्ही आमच्या पार्टीचा एक झेंडा दाखवा तुम्ही, एक झेंडा कोणत्या गाडीवर आम्ही लावलो होतो, आम्ही तिरंगा लावून गेलो आणि त्याचा उद्देश एकच होता उसमें की समजा बाबा आम्ही पत्र दिलेलं आहे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टीच्या नेत्यांना, त्यांनी एक रात्री त्यांना जाग आली की नाही रे बाबा आपल्याला सकाळी जायचं आहे, आपण पण जाऊ त्यांच्यासोबत, तर त्यांना काही हे पडलं असतं की नाही MIMचा झेंडा आहे आम्ही त्याच्यासोबत कसाला जाऊ, मग आम्ही तिरंगा लावून गेले। महत्त्वाचं हे नाही आहे की मतलब MIMचा, आता दुर्दैव हे आहे त्यांच्यासाठी की महाराष्ट्रामध्ये एकच मुस्लिम MP आहे ना, एकच मुस्लिम MP आहे आणि ते म्हणजे MIMचा MP आहे। असं तुमचे असले असते एखाद MP तुमच्या पार्टीचा, तर मी त्यांना सांगितलं असतं की तुम्ही नेतृत्व करा, मी एक कार्यकर्ता म्हणून तुमच्या सोबत येतो। सर, जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में, तो क्या आपको लगता है सर कि मुसलमानों को खुल्ला जातिवाद की राजनीति चल रही है? क्या मुसलमान वेलकम आपको नहीं देंगे? आपको लगता है सर? नहीं, ये जातिवाद की राजनीति नहीं है, ये आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के धंधे चल रहे हैं, ये सिर्फ आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए इसीलिए इनका सवाल बहुत दुरुस्त है कि आपने इसी वक्त क्यों किया है। अरे हमने तो जानबूझकर किए हैं इसी वक्त कि तुम आओ हमारे मोहल्ले के अंदर दोबारा किसी ना किसी से, तो और ये जब जिंदा रहेगा वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तो आप भी पूछेंगे उनसे, कि साहब ये लोग बम्बई आए थे, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं करके इसमें, और जो हम सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा उसमें। आप ये उधर उधर घुमा फिरा के मत बोलिएगा उसमें कि साहब आप पश्चिम बंगाल में क्यों गए थे, आप हार गए थे, आप इनकी बी टीम उनकी बी टीम, आप कोई मतलब किसी को ये हजम ही नहीं होती है बात। सर हमारा काम मेहनत करना है, हम कोशिश करना हमारा काम है, नतीजे क्या होते हैं करके ये वक्त बताएगा। और उसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि जब हम कोशिश करें औरंगाबाद में, तो आज इस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं करके, उसका कॉन्फिडेंस था नहीं था ये नहीं पता है, लेकिन हमने लोगों को बोला था कि कोशिश करो, अगर कोशिश करेंगे ईमानदारी के साथ तो नतीजा निकलेगा, तो ये नतीजा है उसी कोशिश का। नसीम खलीने आरोप केला की MI ही एक गाडी आहे ज्यात जेवढं पेट्रोल टाकणे तेवढं
देखिए कितनी मरतबा हम इसका जवाब देंगे। ये एक होता है ना, उसमें नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला मामला है इसके अंदर कि साहब मैं क्या इनको जवाब दूँ, तो दोबारा वही मुद्दे लेकर आएंगे। चलिए साहब, ये मान भी लिया है कि वो पेट्रोल डाल रहे हैं, तो मैंने आपसे 2 सवाल किया, आप मेरे 2 सवाल का जवाब दे दीजिए ना कि आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे नहीं देंगे करके। और अगर नहीं देंगे तो आप हमको बता दीजिएगा, और देंगे तो हम तो आपके लिए मैदान खुला छोड़ रहे हैं। आप तो ये समझ लीजिएगा कि पूरे नगर परिषद नगर पालिकाओं के अंदर आप धूम मचा सकते हैं, एमआईएम नहीं रहेगी। एमआईएम बोलेंगे कि नहीं, इन्होंने हमारे कौम के साथ है तो हमारा साथ दिया है करके हम इलेक्शन में नहीं। और आरिफ नसीम खान अगर चाहे तो मैं उनके प्रचार के लिए उनके लिए भी जाऊंगा उसके अंदर कि साहब देखो आपने मेहनत की है करके हमने दिया। जलील सर बघितलं मुंबईच्या सभेमध्ये जी गफार कादरीने तुमची एवढी कौतुक केलं तिथं, त्याच्यापेक्षा डबल कौतुक तुम्ही त्यांचं केलं। नहीं, एक बात बिल्कुल सही है हा गोडवा कि- कशामुळे निर्माण झाला? नहीं, एक बात सही है कि ये रैली नहीं होना, ये प्रोग्राम नहीं होना, इसके लिए जो ताकतें लगाई गई थी, जो राजनीति वहाँ पर चल रही थी, जो पुलिस का दबाव वहाँ पर लगाया गया था, आप ताज्जुब करेंगे कि हमने कितनी जगहों के ऊपर, कितने ग्राउंड्स के हमने पैसे भर डाले। कुणाल खरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, नवी मुंबई के एक ग्राउंड का हमने पैसा भर डाले 80,000 रुपये, 80,000 रुपये ग्राउंड का पैसा भर डालिए, फायर की एनओसी निकाल लिए, ये कर लिए। सब होने के बाद फिर पता चलता है वहाँ का जो इंचार्ज है वही बोलता नहीं साहब वो पुलिस वाले थोड़ा सा ये कर रहे हैं। फिर पुलिस वालों से जब पूछते तो पुलिस वाले बंद जबान के अंदर हमको बता देते कि साहब ऊपर से यहाँ से ये आएगा है करके कि आप लोगों को नहीं देना है करके। जब ये पूरे मामले हमको समझ में आए कि ऐसी साजिशें हो रही है करके, तो मैंने खुद ने है तो हमने गफ्फार कादरी साहब को बोले कि साहब आप जाके वहाँ पर बैठिएगा और किसी भी हालत के अंदर हमको ग्राउंड लेने का है करके। तो ये गफ्फार कादरी साहब के वहाँ पे जाने से, मतलब मैं सही मायनों में अगर देखा जाए तो ये काम गफ्फार कादरी साहब का नहीं था, ये मेरी मुंबई की टीम का था। उसमें वो लोग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब वहाँ पे गए और उन्होंने ये काम करवाया। तो वो जो सभा हुई है वो डॉक्टर साहब ने किया है, और हमारी वो है कि जो अच्छा काम करता है हम यकीनन उसका, और आपकी भी तारीफ किया मैं, आप थे नहीं इसमें कि आप भी मेरे साथ मुंबई तक चले हैं इतना सफर तय करके। ओवेसी ज्या मंचावर असतील त्या मंचावर तुम्ही दोघं एकमेकांची तारीफ करता, ओवेसी गेले की तुम्ही औरंगाबादमध्ये आले की त्यांच्या आधीचे राजनीती तयार असतात। देखिए सिद्धार्थ भाई, मतलब राजनीति के अंदर मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। कुछ मुद्दों के ऊपर हो सकता है कि डॉक्टर साहब के कुछ फैसले मुझे पसंद नहीं आते होंगे, या मेरे फैसले जो है वो समीर साजिद को पसंद नहीं आते होंगे या शारिफ को, बट अल्टीमेटली जो है हम सब पार्टी के लिए काम करते हैं। छोटे मोटे बातें हैं तो हर राजनीति के अंदर होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं साहब हम तो बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नहीं होता है करके। होते हैं, हर राजनीतिक पार्टी के अंदर होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं करके उसमें। तो ये हमारा मुद्दा नहीं है कि मतलब और आप कितनी भी कोशिश कर ले मजलिस टूटने वाली नहीं है, हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे उसके अंदर। थोड़ा सिद्धार्थ भाई को मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ मसागा आपको भी चाहिए होता है, मगर गैर जोर मसागा गाने की जरूरत नहीं है। पूरी पार्टी, पूरी महाराष्ट्र की यूनिटें एकजुटी से काम करें। जब कोई खानदान में कुछ लोग होते हैं तो आपस में कुछ बातें होती है, भाई भाई में कुछ बातें होती है, मगर जब कुछ तय हो जाती है, इम्तियाज जलील साहब का हुक्म आता है, एज ए पार्टी प्रेसिडेंट हम सब की जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह वैसे ही होता है, होता रहेगा और होता है। आप इस किस्म के मसाले को ज़्यादा हवा मत दीजिए। आप भी बाहर आने मत देना, उसको कोई देखेगा। हो गया सर एक सेकंड जिसका हो गया है हाँ, बोलिए। माझा प्रश्न पहिला आणि शेवटचा, तुम्ही मुंबईमध्ये जे बॉम्ब फोडला त्या बॉम्बमुळे मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ बैठक घ्यावी यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते प्रयत्न करत आहे। आज किंवा उद्या बैठक होणार आहे, तुमच्या बॉम्ब फोडल्यामुळे हा परिणाम झाला का? काय है कि जो पर्यंत तुम्हें प्रेशर डालना नहीं। देखिए मैं जाने से पहले हमारे नौजवानों को ये कहता था कि जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत देना पड़ेगा। हम नौजवानों को ये बात कहते थे कि अपने वजूद का एहसास दिलाना पड़ेगा कि साहब हम भी रहते हैं इस राज्य के अंदर, हमारी भी एक पहचान है, हम इस देश के अंदर रहने वाले हैं, हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। तो यकीनन ये प्रेशर के बाद अगर वो ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैठकें बहुत हो चुकी है, अब फैसला करके उठिएगा।
फैसला करके उठिएगा, वरना बैठक के बाद है तो वही नवाब मलिक साहब बाहर आके निकलेंगे, यानी लवकर हे निर्णय घेणार त्याचा अर्थ काही राहणार। फिर विधानसभा के अंदर एक आमदार इतनी जोर से वो करेगा कि ये अमीन पटेल के जैसा उसकी आवाज बैठ जाएगी। अरे मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि फैक्ट यही है कि हमने है तो आज मुसलमानों के सामने एक हकीकत सामने ला के रखी है कि तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह किया जाता है। 5 साल के अंदर वो आते हैं, तुमको दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं। आज बताइए ना कि अगर वक्फ बोर्ड को उन्होंने 500 करोड़ रुपए का अगर पैकेज दे दिए है तो किसी भी राज्य सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है 500 करोड़ रुपए। और 500 करोड़ के अंदर हम है तो इतने सारे स्कूल्स जो मुस्लिम बच्चों के लिए हम बना सकते हैं। हमारे पास जितनी वक्फ की ज़मीनें बची हुई है, हमने नक्षत्रवाड़ी के अंदर 8.5 एकड़ ज़मीन है तो निकलवाए वहाँ से। अब हमारे को चिंता ये है कि अब वो ज़मीन के ऊपर हम करें क्या, क्योंकि हमारी वक्फ बोर्ड की तिजोरी पूरी खाली पड़ी हुई है। वो पैसा देंगे तो हम कम से कम वहाँ पर कुछ अच्छा हॉस्पिटल बना देंगे, स्कूल्स बना देंगे, कॉलेज बनाएंगे, कुछ तो भी इस तरह के काम कर सकेंगे। दत्ता ने दिन भर मेरा लिया है पूरा गाड़ी के अंदर, आज भी दिल भरा नहीं है। बोलो दत्ता। प्रकाश आंबेडकर काही दिवसापूर्वी म्हणजे सहकारी होते, मात्र त्यांनी आता येणाऱ्या निवडणुका लढवण्यासाठी मुस्लिम लीग आणि राष्ट्रीय जनता दलासोबत अलायन्स करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। ते कुठेतरी निराश झालेत का MIM मुस्लिम मतदार? नाही, मतलब त्यांनी एक स्पष्ट सांगितलं होतं की ते MIM सोबत जाणार नाही। आणि बघा आमची तयारी हे असते की आम्ही एकटं लढण्याची आमची तयारी आहे। कोणी आलं तर चांगलं, नाही आलं तर बघू। जलील सर सोबत चाललेत, मुस्लिम लीग सोबत त्यात अलायन्स करतात। देखिए ना साहब, मतलब मुझे भी बहुत डर लगता है, मुस्लिम लीग इतनी बड़ी पार्टी है कि अब कैसा होगा हमारा। हाँ, नहीं, 5 साल बोला नहीं, 5 साल नहीं, बहुत लंबा चले गए। ये आप कर दीजिएगा। महानगर पालिका ये बोल रहे हैं ना कि हम नगर पालिकाओं के इलेक्शन को देखकर है तो हमने इस वक्त की टाइमिंग की है करके। अरे एक इलेक्शन है तो अपनी कौम की खातिर हम कुर्बान करवा लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मजलिस के कोई वो नहीं है। देखिए मुसलमानों की भलाई होना, आप ये समझ लीजिए ना, उसमें हमारे नगर परिषद नगर पालिकाओं के अंदर मेंबर्स चुनकर आ रहे हैं। हमारी लड़ाई तो ये है कि अब हम उनके साथ है तो हमारे MPs बनाएंगे, हमारे MLAs बनाएंगे। ये जो है ये एक छोटी सी अगर कुर्बानी हमको देना पड़ा कि चलो भाई हम सौदा कर रहे हैं इनके साथ कि तुम हमको ये दो, हम तुमको वो देते हैं, कि देखते हैं कितना उनको पड़ता है करके, उसमें इससे भी बौखला जाएंगे वो। सर आज नरेंद्र मोदी चा जो इव्हेंट चालू आहे सगळ्या भारतामध्ये लाईव्ह बघितलं जातं, काय प्रतिक्रिया देईल राजकीय